आज हम बताने जा रहे हैं कहानी मेजर ध्यानचंद की। तो शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शारदा सिंह और समेश्वर सिंह थे। चांद के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और सेना की हॉकी टीम के लिए खेलते थे। चांद के दो भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। रूप भी हॉकी खिलाड़ी बने। अपने पिता के लगातार तबादलों के कारण परिवार को विभिन्न शहरों में रहना पड़ा, जिससे चांद को अपनी पढ़ाई केवल 6 साल के बाद ही छोड़नी पड़ी। अंततः परिवार झांसी, उत्तर प्रदेश में बस गया। चंद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पढ़ाई की और अंततः 1932 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सेना में होने के कारण उनके पिता ने घर के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। युवा चंद का खेलों के प्रति कोई गंभीर झुकाव नहीं था, हालांकि उन्हें कुश्ती पसंद थी। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि सेना में शामिल होने से पहले उन्होंने कोई हॉकी खेली थी या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ झांसी में अनौपचारिक खेल खेलते थे। अंततः 24 अप्रैल को टीम लो कंट्रीज के दौरे पर जाने के लिए एम्स्टर्डम पहुंची। स्थानीय डच, जर्मन और बेल्जियम टीमों के खिलाफ सभी प्री ओलंपिक मैचों में भारतीय टीम ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम को ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ डिवीजन इतालिका में रखा गया था। 17 मई को भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपना ओलंपिक पदार्पण किया, जिसमें चंद ने 3 गोल करके 6-0 से जीत हासिल की। अगले दिन भारत ने बेल्जियम को 9-0 से हराया। हालांकि चंद ने केवल एक बार गोल किया। 20 मई को डेनमार्क भारत से 5-0 से हार गया, जिसमें चंद ने 3 गोल किए। 2 दिन बाद उन्होंने 4 गोल किए जब भारत ने स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया। फाइनल मैच 26 मई को हुआ, जिसमें भारत का सामना नीदरलैंड की घरेलू टीम से हुआ। भारतीय टीम के बेहतर खिलाड़ी फिरोज खान, अली शौकत और कहर सिंह गिल बीमार थे और चंद खुद भी बीमार थे। हालांकि कमजोर टीम के साथ भी भारत मेजबान टीम को 3-0 से हराने में कामयाब रहा, जिसमें सिंह ने 2 गोल किए और भारतीय टीम ने अपने देश का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। चंद टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर थे, जिन्होंने 5 मैचों में 14 गोल किए। भारत की जीत के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट में कहा गया, बाद में नीदरलैंड के अधिकारियों ने चंद की हॉकी स्टिक को तोड़ दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके शानदार बॉल कंट्रोल की वजह से अंदर कोई चुंबक तो नहीं है। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें अपनी वॉकिंग कैन से खेलने के लिए कहा और उन्होंने उससे गोल करना जारी रखा। भारत लौटने पर टीम का बॉम्बे बंदरगाह पर हजारों लोगों ने स्वागत किया, जबकि उन्हें विदा करने वाले लोगों की संख्या 3 थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, अब पाकिस्तान में, के वजीरिस्तान में अपनी नई 2/14 पंजाब रेजिमेंट के साथ तैनात चंद, जो अब तक एक नायक कॉरपोरल थे, आईएचएफ से अलग हो गए थे, जिसे अब नागरिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। नई ओलंपिक टीम का चयन करने के लिए अंतरप्रांतीय टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था। आईएचएफ ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड को सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए छुट्टी देने के लिए लिखा। उनकी पलटन ने इनकार कर दिया। चंद को खबर मिली कि उन्हें बिना किसी औपचारिकता के आईएचएफ द्वारा ओलंपिक टीम के लिए चुन लिया गया है। हालांकि उनके बाकी साथियों को अंतरप्रांतीय टूर्नामेंट में अपने कौशल को साबित करना था, जिसे पंजाब ने जीत लिया। इस तरह पंजाब के 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक टीम के लिए चुना गया। चंद के अलावा ब्रूम एरिक पिन्नीगर, लेस्ली हैमंड और रिचर्ड एलन अन्य 1928 के ओलंपियन थे जिन्हें टीम में रखा गया था। चंद के भाई रूप सिंह को भी टीम में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल किया गया था।
लाल शाह बोखारी को कप्तान चुना गया था। इसके बाद ओलंपिक टीम ने कोलंबो जाने से पहले भारत में अभ्यास मैच खेले। सीलोन में 2 मैचों में ओलंपिक टीम ने ऑल सीलोन 11 को 20-0 और 10-0 से हराया। पहले मैच पर एक अखबार ने लिखा, पूर्णता खतरनाक होती है क्योंकि यह देवताओं को लुभाती है। एक बार यह गलत साबित हुआ क्योंकि मौसम के देवता ने भी भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को श्रद्धांजलि दी। बारिश के बादल जो खेल को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे, नीले रंग में गायब हो गए और हजारों दर्शकों ने भारतीय टीम की अतुलनीय कलात्मकता पर आश्चर्यचकित होकर एक सुखद घंटा बिताया। भारतीय टीम 30 मई को सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई और 6 जुलाई को पहुंची। वे ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से 3 सप्ताह पहले लॉस एंजल्स पहुंचे, जो 30 जुलाई को हुआ था। 4 अगस्त 1932 को भारत ने जापान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और 11-1 से जीत हासिल की। चंद, रूप सिंह, गुरमीत सिंह ने 3-3 बार और डिकी कैर ने 1 बार गोल किया। 11 अगस्त को फाइनल में भारत ने मेजबान यूएसए के खिलाफ खेला। भारत ने 24-1 से जीत हासिल की, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था, जब तक कि इसे 2003 में नहीं तोड़ा गया और एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। चंद ने 8 बार, रूप सिंह ने 10, गुरमीत सिंह ने 5 और पिनिगर ने 1 बार गोल किया। वास्तव में चंद ने अपने भाई रूप के साथ मिलकर भारत द्वारा बनाए गए 35 गोलों में से 25 गोल किए। इसके कारण उन्हें हॉकी जुड़वा कहा जाने लगा। लॉस एंजल्स के एक समाचार पत्र ने लिखा, जी.डी. सोंधी द्वारा 1928 के ओलंपिक खिताब की रक्षा के लिए लॉस एंजल्स लाई गई अखिल भारतीय फील्ड हॉकी टीम पूर्व से आए तूफान की तरह थी। उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 खिलाड़ियों को ओलंपिक स्टेडियम से बाहर धकेल दिया। इसके बाद टीम संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर निकल पड़ी। उन्होंने 20 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका की एकादश के खिलाफ मैच खेला, लगभग वही टीम जिसका उन्होंने लॉस एंजल्स में सामना किया था। अपने दूसरे कीपर आर्थर हिंद को आधे समय के लिए उधार देने के बाद भी टीम ने 24-1 से जीत हासिल की। न्यूयॉर्क से रवाना होने के बाद टीम इंग्लैंड पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक व्यस्त दौरे की शुरुआत की, जिसमें 2 सितंबर से शुरू होने वाले एक पखवाड़े में विभिन्न देशों में 9 मैच खेले। उन्होंने नीदरलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के खिलाफ 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद टीम श्रीलंका और भारत पहुंची, जहां उन्होंने अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए कई मैच खेले। दौरे के अंत तक भारत ने 37 मैच खेले थे, जिसमें से 34 जीते, 2 ड्रॉ रहे और 1 मैच रद्द हो गया। चंद ने भारत के 338 गोलों में से 133 गोल किए। 1933 में चंद की घरेलू टीम झांसी हीरोज ने बेटन कप में भाग लिया और उसे जीता, जिसे वे भारत के पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम टूर्नामेंटों में सबसे प्रतिष्ठित मानते थे। बाद में उन्होंने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने कौन सा सबसे अच्छा मैच खेला, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूंगा कि यह 1933 का बेटन कप फाइनल था, जो कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच खेला गया था। कलकत्ता कस्टम्स उन दिनों एक बेहतरीन टीम थी। उनके पास शौकत अली, असद अली, क्लाउड डेफोल्ट्स, सीमेन, मोहसिन और कई अन्य खिलाड़ी थे, जो उस समय भारतीय हॉकी की पहली उड़ान में थे। मेरी टीम बहुत युवा थी। मेरे भाई रूप सिंह और इस्माइल के अलावा, जो मुंबई में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के लिए खेलते थे, मेरी टीम में कोई और महान खिलाड़ी नहीं था। लेकिन मेरी टीम ऐसी थी जो करो या मरो के लिए दृढ़ थी। यह एक शानदार मैच था, रोमांच से भरा हुआ था, और यह सिर्फ अवसरवाद था जिसने हमें जीत दिलाई। कस्टम्स टीम लगातार दबाव बना रही थी और हमारा गोल उनकी दया पर था।
अचानक मैंने मिडफील्ड से इस्माइल को एक लंबा पास दिया, जो जेसी ओवेंस की गति से मैदान की आधी लंबाई तक दौड़ा। कस्टम्स के लेफ्ट हाफ और गोलकीपर के बीच गलतफहमी हो गई और इस्माइल ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए गोल कर दिया और मैच का एकमात्र गोल किया। हमें अपनी जीत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। कोलकाता में हीरोज ने लक्ष्मी बिलास कप टूर्नामेंट भी जीता, जो केवल भारतीय टीमों के लिए खुला था। 1935 में उन्होंने अपने बेटन कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, हालांकि अगले वर्ष हार गए। दिसंबर 1934 में आईएचएफ ने नए साल में न्यूजीलैंड में एक टीम भेजने का फैसला किया। चंद और उनके भाई को तुरंत चुना गया। जब मनवादर के नवाब मोइनुद्दीन खानजी ने खेलने से इनकार कर दिया, तो चंद को कप्तान नियुक्त किया गया। इस दौरे पर टीम ने कुल 48 मैच खेले, जिनमें से 28 न्यूजीलैंड में और बाकी भारत, सीलोन और ऑस्ट्रेलिया में खेले। भारत ने प्रत्येक मैच जीता, 584 गोल किए और केवल 40 गोल खाए। इन 48 मैचों में से चंद ने 23 मैच खेले और कुल 201 गोल किए। भारत लौटने पर चंद ने बैरक में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। दिसंबर 1935 में आईएचएफ ने ओलंपिक टीम का चयन करने के लिए अंतरप्रांतीय टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया। चंद को फिर से अपनी पलटन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई, हालांकि एक बार फिर उन्हें औपचारिकताओं के बिना चुना गया था। अंतिम टीम 16 जून को दिल्ली में इकट्ठी हुई और दिल्ली हॉकी 11 के खिलाफ खेली। अविश्वसनीय रूप से वे 4-1 से हार गए। इस अशुभ शुरुआत के बाद टीम उपमहाद्वीप के सफल दौरे पर चली गई। अंततः 27 जून को मार्सिले के लिए रवाना हुई। वे 10 जुलाई को पहुंचे और तीसरे दर्जे के डिब्बों में एक असुविधाजनक यात्रा के बाद 13 जुलाई को बर्लिन पहुंचे। 17 जुलाई को भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेला और 4-1 से हार गई। इस तरह प्रबंधक पंकज गुप्ता ने आईएचएफ को सूचित किया कि खराब फॉर्म में चल रहे मिर्जा मसूद की जगह अली दारा को तुरंत भेजा जाना था। 5 अगस्त को भारत ने हंगरी के खिलाफ अपना पहला मैच 4-0 से जीता। भारत ने यूएसए 7-0, चंद ने 2 गोल किए और जापान 9-0, चंद ने 4 गोल किए के खिलाफ बाकी ग्रुप मैच जीते। 10 अगस्त को अली दारा पहुंचे। उनका चौथा मैच फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल था, जिसे उन्होंने 10-0 से हराया, जिसमें चंद ने 4 गोल किए। इस बीच जर्मनी ने डेनमार्क को 6-0 से हराया, अफगानिस्तान को 4-1 से हराया और प्लेफ में नीदरलैंड को 3-0 से हराया। इस प्रकार भारत और जर्मनी को 19 अगस्त को 1936 के बर्लिन ओलंपिक के हॉकी फाइनल में भिड़ना था। फाइनल की सुबह पूरी टीम घबराई हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब वे जर्मनी से भिड़े थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लॉकर रूम में पंकज गुप्ता ने कांग्रेस का तिरंगा दिखाया। टीम ने श्रद्धापूर्वक इसे सलाम किया, प्रार्थना की और मैदान पर मार्च किया। जर्मन टीम पहले अंतराल तक भारत को 1 गोल तक सीमित रखने में सफल रही। मध्यांतर के बाद भारतीय टीम ने जोरदार हमला किया और जर्मनी को आसानी से 8-1 से हरा दिया। संयोग से यह उस ओलंपिक टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ किया गया एकमात्र गोल था। मैच के लिए अखबारों की रिपोर्ट में कहा गया कि ध्यानचंद ने 4 गोल किए, जबकि उन्होंने अपनी आत्मकथा गोल में दावा किया कि उन्होंने 3 गोल किए। अली दारा ने 2 और रूप सिंह, कार्लाइल टैप्सेल और सईद जाफर ने 1-1 गोल किया। खेल का वर्णन करते हुए द हिंदू के विशेष संवाददाता ने लिखा, अभ्यास मैच में जर्मनों से मिली हार का तनाव टीम के हर सदस्य को महसूस हो रहा था और कोई भी अपनी सामान्य अवस्था में नहीं था। मैंने भारत की हॉकी टीम को कभी नहीं देखा जहां खेल निश्चित रूप से बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर स्तर का है।
मैच की पूर्व संध्या पर इतना जुनूनी। खिलाड़ी इस बात को लेकर नर्वस थे कि मैच का नतीजा क्या होगा, जो इस भावना से और बढ़ गया कि देश के सम्मान का बोझ उनके कंधों पर था। खेल तेज गति से खेला गया और रोमांचक घटनाओं से भरा हुआ था। जर्मनों ने अंडरकट और गेंद को उठाया, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार हाफ वॉलिंग और आश्चर्यजनक लंबे शॉट्स के साथ जवाब दिया। 2 बार दारा ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन उसे ऑफसाइड घोषित कर दिया गया। ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते और मोजे उतार दिए और नंगे पैर और रबर के तलवों के साथ खेलने लगे और दूसरे हाफ में और तेज हो गए। जोरदार जर्मन हमलों को एलन और टैपसेल ने शानदार तरीके से बचाया। जर्मनी के वेज द्वारा किया गया गोल पूरे टूर्नामेंट में भारतीयों के खिलाफ बनाया गया एकमात्र गोल था। पूरी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। ध्यानचंद और दारा ने अपनी जोड़ी से प्रभावित किया। टैपसेल ने अपनी विश्वसनीयता से और जाफर ने अपनी जबरदस्त गति से। पिछले कुछ वर्षों में कई गलत मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1936 के ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की 8-1 की जीत में ध्यानचंद ने 6 गोल किए थे। अपनी आत्मकथा गोल चंद में लिखा है, जब जर्मनी 4 गोल से पीछे था तो एक गेंद एलन के पैड से टकराई और वापस उछल गई। जर्मनों ने इसका पूरा फायदा उठाया और हम गेंद को रोक पाते उससे पहले ही उसे नेट पर डाल दिया। यह जर्मनी द्वारा हमारे 8 खिलाड़ियों के खिलाफ मैच में बनाया गया एकमात्र गोल था और संयोग से पूरे ओलंपिक टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ बनाया गया एकमात्र गोल था। भारत के गोल करने वाले खिलाड़ी रूप सिंह, टैपसेल और जाफर थे, जिन्होंने एक गोल किया। दारा ने 2 और मैंने 3 गोल किए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रिकॉर्ड में भी फाइनल में 8 में से केवल 3 गोल चंद के नाम दर्ज हैं। फाइनल को 1936 ओलंपिक पर बनी लेनी राइफेनस्टहल की फिल्म ओलंपिया में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर 3 ओलंपिक टूर्नामेंटों में चंद ने 12 मैचों में 33 गोल किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जर्मन नेता एडोल्फ हिटलर चंद के कौशल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें जर्मन नागरिकता और जर्मन सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की, जिसे ध्यानचंद ने अस्वीकार कर दिया। बर्लिन से लौटने के बाद चंद अपनी रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1936 से 1939 में युद्ध की शुरुआत के बीच उन्होंने खुद को मुख्य रूप से सेना की हॉकी तक ही सीमित रखा। 1937 में बैटन कप टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए एक बार कोलकाता की यात्रा की। बैटन कप से पहले चंद ने सैन्य कक्षाओं में भाग लेने के लिए पचमढ़ी में एक सैन्य शिविर में 4 महीने बिताए। 16 मार्च 1938 को उन्हें वाइसराय के कमीशन अधिकारी वीसीओ, वर्तमान जूनियर कमीशन अधिकारी के समकक्ष के पद पर जमादार, जिसे अब नायब सूबेदार कहा जाता है, के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध के दौरान योग्य अधिकारियों की बढ़ती आवश्यकता के कारण उन्हें जुलाई 1942 तक कार्यवाहक सूबेदार और 1943 की शुरुआत में युद्धमहत्वपूर्ण रैंक पर पदोन्नत किया गया। 9 अप्रैल 1943 को चंद को 14वीं पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में आपातकालीन कमीशन मिला। उसी तारीख से उन्हें लेफ्टिनेंट का युद्धमहत्वपूर्ण रैंक मिला। युद्ध के अंतिम चरण में चंद ने सेना की हॉकी टीम का नेतृत्व किया, जिसने मणिपुर, बर्मा, सुदूर पूर्व और सीलोन के युद्धक्षेत्रों का दौरा किया। 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो चंद ने फैसला किया कि भारतीय हॉकी टीम को नए युवा खिलाड़ियों की आवश्यकता है। 1947 में पूर्वी अफ्रीका के एशियाई खेल संघ आसा ने आईएचएफ से मैचों की एक श्रृंखला खेलने के लिए एक टीम भेजने का अनुरोध किया। आसा ने एक शर्त रखी कि चंद को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। एक बार फिर चंद को कप्तान चुना गया।
23 नवंबर 1947 को बॉम्बे में एकत्रित हुई टीम 15 दिसंबर को मोम्बासा पहुंची और ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में 9 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की। हालांकि अब चंद की उम्र 40 के पार हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने 22 मैचों में 61 गोल किए। 1948 की शुरुआत में पूर्वी अफ्रीकी दौरे से लौटने के बाद चंद ने धीरे-धीरे गंभीर हॉकी में अपनी भागीदारी को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने प्रदर्शनी मैच खेले, जिसमें राज्य टीमों और 1948 ओलंपिक टीम के खिलाफ शेष भारत की टीम का नेतृत्व किया, जिसने चंद की टीम को 2-1 से हराया। हालांकि उम्रदराज चंद ने अपनी टीम का एकमात्र गोल किया। चंद का आखिरी मैच शेष भारत की टीम का नेतृत्व बंगाल की टीम के खिलाफ था। मैच ड्रॉ रहा, जिसके बाद बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने भारतीय हॉकी के लिए चंद की सेवाओं का सम्मान करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया। चंद ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में अपना आपातकालीन कमीशन जारी रखा। सेवा संख्या IEC 3526 के साथ, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें नियमित कमीशन नहीं दिया गया। 1951 में उन्हें भारत के राष्ट्रीय स्टेडियम में उद्घाटन ध्यानचंद टूर्नामेंट में सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने दर्शकों की प्रशंसा के साथ भाग लिया। 34 साल की सेवा के बाद चंद 29 अगस्त 1956 को लेफ्टिनेंट कार्यवाहक कप्तान के रूप में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें उसी वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग शिविरों में पढ़ाया। बाद में उन्होंने पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में मुख्य हॉकी कोच का पद स्वीकार किया, जिस पद पर वे 1961 से 1969 तक रहे। चंद ने अपने अंतिम दिन अपने गृहनगर झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत में बिताए। चंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में लीवर कैंसर से हुई। मंजूरी मिलने में कुछ शुरुआती समस्याओं के बाद उनके गृहनगर झांसी हीरोज ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट ने उन्हें पूरा सैन्य सम्मान दिया। ध्यानचंद भारतीय और विश्व हॉकी में एक महान व्यक्ति बने हुए हैं। उनके कौशल को विभिन्न अपोक्रिफल कहानियों और उपाख्यानों में महिमा मंडित किया गया है। इनमें से कई इस तथ्य के इर्दगिर्द घूमते हैं कि सिंह को गेंद को ड्रिबल करने में असाधारण नियंत्रण था। चंद का जन्मदिन 29 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति इस दिन भारत के राष्ट्रपति भवन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे खेल संबंधी पुरस्कार प्रदान करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाने वाला 20वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 भारत का रत्न ध्यानचंद को दिया गया। यह पुरस्कार ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद, अपने आप में एक हॉकी ओलंपियन, ने अपने दिवंगत पिता की ओर से प्राप्त किया। यह पुरस्कार 22 सितंबर 2012 को भारत के पत्रकार संघ द्वारा भारतीय पत्रकार संघ के नेतृत्व में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, भारत में दिया गया। 1995 में चंद की 90वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में उनकी 9 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनके सम्मान में 2002 में स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। उसी वर्ष खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार शुरू किया गया था। तब से यह पुरस्कार हर साल उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो न केवल अपने प्रदर्शन के माध्यम से योगदान देते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने खेल में योगदान देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक छात्रावास का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिसके वे पूर्व छात्र थे। उन्होंने 1926 से 1948 तक अपने पूरे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1000 से अधिक गोल किए, जिससे वे हॉकी के इतिहास में
सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। बीबीसी ने उन्हें हॉकी में मोहम्मद अली के समकक्ष कहा। लंदन में इंडियन जिमखाना क्लब में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी पिच का नाम भारतीय हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर जारी किया है। वे एकमात्र भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में एक टिकट जारी किया गया है। चंद भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2014 के लिए नामांकित व्यक्तियों में से एक थे और इसके लिए समर्थन भी मिला था। इसके बाद यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर और सीएनआर राव को दिया गया। ध्यानचंद के परिवार के सदस्य सरकार के इस फैसले से निराश थे। एक आरटीआई दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार देने के लिए खेल मंत्रालय की सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया। लेखक के अरुमुगम द्वारा अपनी पुस्तक द ग्रेट इंडियन ओलंपियन के द विजार्ड नामक अध्याय से ध्यानचंद पर लिखा गया एक पाठ वर्ष 2002 से 2003 में एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम भारत सरकार द्वारा भारतीय खेलों में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर रखा गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार देता है। ध्यानचंद पुरस्कार एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है जिसका नाम ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। तो यह थी मेजर ध्यानचंद सिंह की जीवन की कहानी। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।